क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जी हाँ, आज हम लोग अपना नया टॉपिक लेके आए हैं क्रेफ्ट साइकिल, और उसी को TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा थोड़ा करके। कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। मैंने ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप बताए। कितने स्टेप? 10 स्टेप बताए। 10 स्टेप बताए, और जो इसका प्रोडक्ट बना था उस प्रोडक्ट को हमने पायरुविक एसिड बोला। क्या बोला भाई? पायरुविक एसिड। ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड अगर एरोबिक रिएक्शन में जाता है, मैंने कल बोला था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पायरुविक एसिड बनता है। अब पायरुविक एसिड अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे एरोबिक रिएक्शन बोलते हैं, एरोबिक रिएक्शन। और अगर यही पायरुविक एसिड मसल्स में इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये कहलाता है लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और अगर पायरुविक एसिड का फ्रेगमेंटेशन होता है, क्या होता है? फर्मेंटेशन बोलेंगे। क्या होता है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन होगा, यहाँ पे क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। तो हम लोगों को सीखना है एरोबिक रिएक्शन, और वो सीखने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे लिंक रिएक्शन। बहुत छोटा सा टॉपिक है लिंक रिएक्शन, फिर हम क्रेफ्ट साइकिल के बारे में जानते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिंक रिएक्शन की। देखिए, लिंक रिएक्शन और लिंक रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड कहते हैं। हम लोगों ने सीखा कि पायरुविक एसिड बन चुका है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होने के लिए वो आगे जा रहा है। तो देखिए, ये रिएक्शन पायरुविक एसिड के साथ, आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं। यहां पे आप इसे देख सकते हैं। देखिए, यहां पे जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। और कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखिए, जब हम रिस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हम लोग का पहला टॉपिक होता है ग्लाइकोलाइसिस, और जो सेकंड टॉपिक होता है उसे कहते हैं लिंक रिएक्शन, और जो थर्ड टॉपिक होता है ये है क्रेफ्ट साइकिल। इसके बाद हम लोग 4th नंबर पे पढ़ते हैं ETS। तो हम लोग अभी क्या सीखने वाले हैं? लिंक रिएक्शन। देखिए, ये दोनों रिएक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। कहां पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, मैट्रिक्स में। और जो ये वाला रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगा। कहाँ होगा? इनर मेम्ब्रेन में। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम लिंक रिएक्शन को सीखते हैं, लिंक रिएक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिंक रिएक्शन को कुछ इस तरीके से सीखेंगे। पहले इसे मिटा लेते हैं। देखिए, जो रिएक्शन दिया गया है यही है लिंक रिएक्शन। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है। पायरुवेट में जब यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन होता है, और इससे बनता है NADH। क्या बनेगा? NADH। और यहाँ पे ये देखिए, ये 3 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, यानी कि एक कार्बन बीच से निकल गया है। क्या हो गया है? एक कार्बन निकल गया है, यानी कि CO2 यहाँ पे
निकल जाता है। CO2 अगर रिलीज हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डी कार्बो ऑक्सीलेशन, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। क्या बोलेंगे भाई? डी कार्बो ऑक्सीलेशन बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए यहां पे आके पायरुवेट से एक कोएंजाइम ए आके बाइंड कर जाता है, और कोएंजाइम जब बाइंड करेगा क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखिए 1 मोल पायरुविक एसिड से 1 मोल एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है 1 मोल से। तो यहाँ पे 1 ग्लूकोज से कितने? 1 ग्लूकोज से ये 2 पायरुविक एसिड बना था। तो जब 2 पायरुविक एसिड है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम साथ साथ 2 मोल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 CO2 भी बना होगा और 2 NADH का फॉर्मेशन भी हुआ होगा। यहाँ पे आप जब NCERT देखेंगे या कुछ और बुक देखेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट यूज होता है उसे Mg2+ कहते हैं। तो ये रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन। चलिए यही लिंक रिएक्शन जो है ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ मूव करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचता है और वहां पे फिर स्टार्ट होता है क्रेब साइकिल। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्रेब साइकिल, और वो अच्छे ट्रिक के साथ में। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग, आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। इस पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं और ये आ गया क्रेब साइकिल। तो देखिए यहाँ क्रेब साइकिल का इमेज एक है, इसी को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो क्रेब साइकिल है, ये क्रेब साइकिल मैट्रिक्स में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाएगा। सारे एंजाइम मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं, बस एक एंजाइम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज जो कि मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता, ये इनर मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बन चुका है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया है लिंक रिएक्शन में। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आके बाइंड कर जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट के साथ में। किसके साथ में जुड़ता है? ऑक्जेलो एसीटेट के साथ में जुड़ के ये बनाता है सिट्रेट। क्या बनाएगा? सिट्रेट। और वो सिट्रेट पे जब एंजाइम लगता है एकोनिटेज, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आइसोसिट्रेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोसिट्रेट में। यहाँ पे NAD है, इसका ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे वो NADH में चेंज हो जाएगा। और जब ये चेंज होगा, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी NADH का नाम आए तो आपको एंजाइम याद रखना है डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो एंजाइम है डिहाइड्रोजनेज, यानी कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। अभी ये याद करने का हम ट्रिक देखेंगे, पहले ये सीख लेते हैं, इसके बाद में बहुत आसान तरीके से आपको ट्रिक हम बताने वाले हैं। और यहाँ पे भी CO2 जो है ये निकल रहा है, तो यानी कि CO2 निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? बोलोगे डी कार्बो ऑक्सीलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डी कार्बो ऑक्सीलेशन हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट के पहले। देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा कीटो की जब नाम आए तो ये समझ लीजिए अल्फा कीटो के पहले CO2 निकलता है और अल्फा कीटो के बाद भी CO2 निकलता है, यानी कि दोनों जगह डी कार्बो ऑक्सीलेशन होता है। देखिए यहाँ पे ये 4 कार्बन का था और यहाँ पे ये 2 कार्बन, तो टोटल ये जो सीटेट बना ये 6 कार्बन का है। आइसोसिस्टेट आल्सो 6 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पे 1 कार्बन निकल गया तो ये कितने कार्बन का बचा? ये 5 कार्बन का बचा। और अगर हम सक्सेनिक कोएंजाइम ए की बात करें तो यहाँ पे सक्सेनिक कोएंजाइम ये 4 कार्बन का होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक CO2 निकल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बन गया और सक्सेनाइल कोएंजाइम में जैसे यहाँ पे ये कोएंजाइम ए
जैसे ही कोएंजाइम ए जो है ये आगे जाता है, ये तो निकल जाता है यहाँ से, तो क्या बनता है भाई, सक्सीनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब सक्सीनेट बनता है तो वहाँ पे एक जीटीपी बनता है जो कि एटीपी की तरह ही होता है। किसकी तरह, एटीपी की तरह ही होता है। सब्सट्रेट लेवल एनर्जी है ये इसे गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। जैसे वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एक दूसरे के जैसे ही हैं। यहाँ जैसे सक्सीनेट है, सक्सीनेट पे जैसे सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगता है तो ये FADH2 जो है ये का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि FAD से FADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये FAD और ये NAD ये एक दूसरे के ब्रदर हैं, एक दूसरे के जैसे ही हैं। बस अंतर इतना है कि NADH2 में 3 ATP बनता है और एक FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इतना अंतर इसमें है। देखिए यहाँ पे जैसे फ्यूमरेट बना, तुरंत जो है फ्यूमरेज एंजाइम लगेगा और माइलेट का फॉर्मेशन कर देगा। माइलेट का फॉर्मेशन करेगा, माइलेट पे जैसे माइलेट डिहाइड्रोजनेज लगा, अब डिहाइड्रोजनेज आ गया, यानी कि यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ये NADH बना और उसके बाद में जो है ये ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। फिर से ये साइकिल फिर से आएगी, इसके साथ कोई एंजाइम ए जुड़ेगा और सीटेट बनाएगा, फिर ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। अब इसमें हमें ये सीखना है कि हमें इससे कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिले, कितने एटीपी मिली या कितने एनर्जी मिले। तो आइए इसे हम देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक NADH2 यहाँ पे मिला, एक ये हो गया, दूसरा NADH2 इस वाले पोजीशन पे मिला और तीसरा वाला जो मिला हमें वो तीसरा वाला इस जगह पे मिला। यानी कि हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि 3NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद में FADH2 की बात करें तो सिर्फ एक ही है, तो क्या बोलेंगे 1FADH2 बन गया। और अगर GTP की बात करेंगे तो 1GTP का फॉर्मेशन हो गया। तो टोटल अगर जोड़ेंगे यहाँ पे इससे 3 ATP बनता है, ATP एक से, तो अगर 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ATP बनेगा। इससे FADH2 से 2 ATP और ये GTP से 1 ATP, यानी कि टोटल यहाँ पे 12 ATP का फॉर्मेशन हो गया। तो ये 1 साइकिल में, यानी कि एक ग्लूकोज में 2 साइकिल चलती है। अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। जबकि लिंक रिएक्शन में कितना आया था, तो हम बात करेंगे लिंक रिएक्शन की। लिंक रिएक्शन में आया था 2NADH2 यानी कि 6 ATP। तो यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बने, तो आपने बताया 8 ATP। फिर हम लोग दूसरा पढ़े लिंक रिएक्शन में कितने ATP हैं भाई, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े कि 6 ATP होगा। और जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़े 3rd नंबर पे क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल में कुल कितने ATP बने, तो यहाँ पे देखेंगे क्रेब्स साइकिल में टोटल 24 ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो टोटल अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो 38 ATP हमें मिल गया, 38 ATP मिल गया। क्रेब्स साइकिल में अगर पूछा जाए टोटल कितने CO2 जो है रिलीज होते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1-2 यहाँ पे रिलीज हुआ, 2 CO2 और 2 CO2 यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन क्रेब्स साइकिल जो है 4 CO2 जो है ये रिलीज हुए। लेकिन अगर लिंक रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो लिंक रिएक्शन है, उस लिंक रिएक्शन में जो रिलीज हुए हैं वो मात्र कितने 2 CO2 ही रिलीज हुए हैं, क्योंकि एक में एक होगा तो एक साथ 2 रिएक्शन चल रहा है तो कितना होगा, 2 होगा। अब इसे हम एक ट्रिक के साथ देख लेते हैं, इन चीज़ों को मिटाते हैं और एक ट्रिक के साथ में चलते हैं। देखिए इसे हम सीखने के लिए सबसे पहले सीखेंगे
इस लाइन को याद कर लेंगे, सी आई अल्फा एस एस एफ एम ओ। टोटल ये 8 स्टेप का रिएक्शन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और एक स्टेप ये है जो कि 8 स्टेप। अब इसमें हमें देखना है, मैंने आपको बताया कुछ समय पहले कि अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड, यानी इसे आपको याद रखना है कि इससे पहले और इसके बाद, इसके पहले और अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड के पहले यहाँ पे एक CO2 निकलता है और एक CO2 यहाँ पे निकलता है। तो ये 2 CO2 यहाँ पे निकलते हैं। ये इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे याद रखो, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड को बोलो तेरे आने से पहले तेरे जाने के बाद CO2 निकलता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे इसी पोजीशन पे NAD से क्या होता है, NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है। और अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड के यहाँ पे पहले भी यही रिएक्शन है सेम, NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये इतना सीख गए। और हमें एक चीज़ और देखना है, इसके बीच में जो है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि एक NADH2 जो है यहाँ पे निकलता है, NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो 3 तो हो गया, 1 2 और 3 NADH2 हम लोग पढ़ लिए। एक FADH2 हमें यहाँ पे मिलता है, FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखेंगे एक क्या बनता है भाई, GDP से क्या बन जाता है, GTP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर याद करें कि CI अल्फा S स्क्वायर FMO, तो ये सारा रिएक्शन हम लोगों को याद हो जाएगा। और ये सारा रिएक्शन याद हो जाएगा, इसमें से हमें किस स्टेप पे CO2 रिलीज होता है, किस स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, कितने NADH2 बनते हैं, कितने FADH2 बनते हैं। बस ये क्वेश्चन हमें याद रखना है।